हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और होपफुली जो होमवर्क मैंने प्रोवाइड किया था सब लोगों ने रिवाइज किया है। जल्दी से एक बार मुझे पहले रिप्लाई करके बता दो कि लास्ट टर्न पर मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं और एचसीवी से टॉपिक की रीडिंग लेनी है और होपफुली सब लोगों ने गिवन टास्क कंप्लीट किया होगा। किया है, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। चलिए तो आज सेशन को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आज हमें कूलम्स लॉ की भी बात करनी है। सब लोग फेमिलियर हैं और मुझे पता है कि सब लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कूलम्स लॉ, उसके न्यूमेरिकल्स, उसके कैलकुलेशन, उन सब की भी बात करेंगे। बट उससे पहले लास्ट सन का रिकैप, क्विक रिकैप बता देते हैं। लास्ट सन पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टार्ट किया था चार्जेस। चार्ज का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने होते हैं, दो टाइप के चार्जेस होते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। चार्ज की हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी थी, यूनिट्स देखी थी चार्ज की, सीजीएस में क्या होता है, एसआई में क्या होता है। यूनिट्स देखने के बाद चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट होगा। और उसके बाद हमने देखा था किस तरह से चार्ज इज इनवेरिएंट इन रिलेटिविटी, रिलेटिविटी के टर्म्स में चार्ज को हम इनवेरिएंट कंसीडर करते हैं। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो सब प्रॉपर्टीज हम लोगों ने चार्जेस की कवर अप करी थी। और लास्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे थे, लास्ट प्रॉपर्टी वाज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किस तरह से हम लोगों ने देखा था कि चार्ज जो होता है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी के इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा, उसे हमने बोला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहाँ पे n 0 1 2 3 इस टाइप की वैल्यूज एक्वायर करेगा। चलिए, ये तो कुछ हमने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले आज कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं हम उसकी बात करेंगे। लास्ट सेशन हम लोगों ने एग्जैक्टली यहाँ पर एंड किया था और यहीं से अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी नोट नहीं करना है, सुन लो पहले एक बार, समझ लो। हमने दो कॉलम्स बनाए हैं, एक साइड है चार्ज, एक साइड है मास। अब अगर हम बात करें दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कंपैरिजन अगर हम करना चाहते हैं, तो चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, चार्ज इक्वल्स टू आई इंटू टी, वेरएस मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। हमें पता है कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। बट मास हमेशा हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा। फिर चार्ज इज इनवेरिएंट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट इन रिलेटिविटी। जबकि हमने बताया था मास जो होता है इट चेंजेस विथ वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। याद करते जाना है हमें सब पॉइंट सीक्वेंस में भी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड हमने देखा था। मास जो होता है वो कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मींस सब लोग ऐसे फेमिलियर होंगे इक्वेशन से। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, बट जब हम मास की बात करते हैं तो E इक्वल टू एम जी स्क्वायर। मास को हम लोग कंप्लीटली एनर्जी में अगर कन्वर्ट करते हैं, एम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो ये इतनी एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पर मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी से हम मास भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हम लोग 12th में मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, बस अभी हाल फिलहाल इट इज सफिशिएंट टू नो कि मास इज नॉट कंजर्व्ड बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शंस। अच्छा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप के फोर्स हो सकते हैं चार्ज के बीच में, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट इज ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव, while coulombic force, electrostatic force, it can be attractive or repulsive. लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके थे, वैसे लास्ट पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, while मास कैन इवन एग्जिस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नेट चार्ज। तो ये वाली प्रॉपर्टी थी जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस
कर चुके थे लास्ट टर्न पर भी, ठीक है। बस ये है कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। अगर हमसे कोई पूछता है डिफरेंसेस क्या हैं बिटवीन चार्ज एंड मास, तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो हमें जिन पर हमें फोकस करना है। तो इन्हें नोट करना स्टार्ट कर दो। मैं सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ, 2 से 3 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दे रहा हूँ, प्रॉपरली इसको नोट करना है। और क्या नोट कर रहे हो, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड से नोट करना है, साथ में मेमोराइज भी क्लास में ही करते जाना है हमें। हर एक पॉइंट हमारा क्लास में ही क्लियर होना चाहिए, क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। तो जो लिख रहे हो, लिखने के साथ साथ फोकस करते हुए उस पॉइंट को मेमोराइज भी हमें करना है। एम नॉट क्या होता है? एम नॉट का मतलब होता है रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 होती है, उसका जो एक्चुअल मास होता है उसको हम बोलते हैं एम नॉट। मतलब अभी तक आप लोग सिर्फ थर्ड पॉइंट तक पहुंचे हो।
तो ये नोट कर लिया सब लोगों ने। अब हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। इनकेस अभी भी कोई नोट नहीं कर पाया तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे जितने भी पेंडिंग पॉइंट्स है आराम से नोट कर लेना। फिर हमने अपनी तरफ से सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड कर दिया है क्लास नोट्स कंप्लीट करने के लिए। अब ऑल्दो देखो, कंडक्टर और इंसुलेटर का एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे जाकर होने वाला है। आगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। बस अभी हमें सिर्फ दो सिंपल पॉइंट्स पर फोकस करना है। पॉइंट नंबर 1, कंडक्टर का बेसिक मीनिंग सब लोग फैमिलियर हैं। कंडक्टर का मतलब ऐसे मटेरियल्स जो चार्ज के मूवमेंट को अलाउ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। तो बेसिकली मटेरियल्स which allow the movement of charges through them are known as conductors, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जो उन चार्जेस को मूव करने के लिए ईज प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। अब अगर कंडक्टर में हम चार्ज को कहीं इंट्रोड्यूस करते हैं तो कंडक्टर उस चार्ज को इजीली रीडिस्ट्रीब्यूट करने की पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन से हमारा मतलब है कि अगर मान लो हमने किसी एक पॉइंट पर चार्ज दिया तो वो चार्ज इजीली रीडिस्ट्रीब्यूट होकर कंडक्टर के बाकी सभी पॉइंट्स पर रीच कर सकता है। आगे वैसे हम पढ़ेंगे कि चार्ज जो होता है, एक्सेस चार्ज जो भी हम कंडक्टर को देते हैं वो कंडक्टर के सरफेस पर आता है, पर ये हम कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। अभी बहुत सिंपल सा पॉइंट, जब हम किसी कंडक्टर में किसी पॉइंट पर चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं तो कंडक्टर क्या करता है, इट अलाउज द चार्जेस टू फ्लो फ्रीली एंड टू रीडिस्ट्रीब्यूट। चार्जेस को क्या करेगा वो कंडक्टर, अपने अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है। नोट करने से पहले 1 मिनट और रुको। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की तो दे आर जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट है। ऐसे मटेरियल्स जो चार्ज के मोमेंट को अलाउ नहीं करते हैं या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, दे आर टर्म्ड एज इंसुलेटर्स। और अगर इंसुलेटर में किसी पॉइंट पर मैं चार्ज प्रोवाइड करता हूँ तो वो चार्ज मूव नहीं करेगा, वो चार्ज उसी पॉइंट पर कन्फाइंड होगा। कन्फाइंड होने से हमारा मतलब है कि वो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो दिस काइंड ऑफ मटेरियल आर नोन एज कंडक्टर्स। इसे नोट करो। कितना इजी है देखो, मेमोराइज भी करना हमें क्लियर तो हो गया है, साथ में मेमोराइज करना भी बहुत इजी है। कंडक्टर में हमने अभी सिर्फ दो बेसिक पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करे हैं जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आगे हम और डिटेल में देखेंगे जब हम कंडक्टर को एक्चुअली कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज की हेडिंग में पढ़ेंगे। अभी बहुत इजी है। कंडक्टर का बेसिक मीनिंग, जो चार्जेस के मोशन को अलाउ करते हैं, जो अपने अंदर से चार्ज पास होने देते हैं, दे आर नोन एज कंडक्टर्स। और जब हम किसी एक पॉइंट पर कंडक्टर में चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसका एग्जैक्ट अपोजिट इंसुलेटर। अगर हम इंसुलेटर की मटेरियल की मीनिंग की बात करें तो बेसिकली वो चार्ज के मोमेंट को अलाउ नहीं करेंगे। और सेकेंड पॉइंट क्या होगा, अगर हम किसी पॉइंट पर चार्ज देते हैं तो इट रिमेन्स कन्फाइंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जहां हम चार्ज दे रहे हैं वो चार्ज उस पॉइंट पर कन्फाइंड होगा।
चलिए, अब इन दोनों पॉइंट्स के बाद, कंडक्टर इंसुलेटर के बाद, अब हम फाइनली आते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारे पास क्या पॉसिबल मेथड्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और इसमें हम 3 मेथड्स पर फोकस करेंगे। फर्स्ट मेथड होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकेंड अप्रोच होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। या कंडक्शन भी होता है, वो थर्ड का पढ़ेंगे हम लोग। थर्ड होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो हमारे पास 3 पॉसिबल मेथड्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। भी नोट नहीं करना है, पहले समझेंगे, हम पूरा याद करेंगे, फिर आराम से नोट करने का टाइम देंगे। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, अगर हमें कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसे हमें चार्ज करना है, तो हमारे पास 3 पॉसिबल मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज वी कैन चार्ज दैट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड इज विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, थर्ड इज विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। अब अपन पहले बात करते हैं ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, पहले हम इस पर फोकस करते हैं। नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? अगर हम दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे, सपोज हम दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे तो क्या होगा? ये तो मेथड आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा। फंडामेंटल मेथड है, बेसिक मेथड है ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करने का। दो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम रब करेंगे तो एक के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो निकल कर कहाँ जाएंगे? दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर आ जाएंगे। अब जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, मुझे बताओ, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वहां पर कैसा चार्ज आएगा? जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब सबको अच्छे से आती है केमिस्ट्री, ठीक है। और जिसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उसके पास कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब हमें याद रखना है कि विद द हेल्प ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जब भी हम फ्रिक्शन के हेल्प से ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, one of the object it acquires a positive charge and the second object will acquire an equal amount of negative charge. जितना पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास आया है उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज किसके पास आएगा? सेकेंड ऑब्जेक्ट के पास आएगा। क्योंकि बेसिकली बस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट के सरफेस से निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर पहुंच गए। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलिए, इसमें आप लोगों को इसमें आप लोगों को कुछ याद भी आ रहा होगा कि आप ग्लास रॉड को वूल से रब करते हो या सिल्क से रब करते हो, तो एक पर पॉजिटिव आता है, एक पर नेगेटिव आता है। वो सभी भी अपन डिस्कस करेंगे और डिटेल में, ठीक है। चलिए, अब ये डिसाइड कैसे होता है कि इलेक्ट्रॉन्स किसके सरफेस से निकलेंगे और किसके सरफेस पर पहुंचेंगे? देखो, ये कैसे पता चलेगा हमें कि इलेक्ट्रॉन्स किसके सरफेस से निकलेंगे और किसके सरफेस पर पहुंचेंगे? तो ये डिसाइड करने के लिए यूज होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब होता है बेसिकली, वैसे तो मॉडर्न फिजिक्स में मीनिंग एंटायरली डिफरेंट होता है, मॉडर्न फिजिक्स में तो और डिटेल्ड मीनिंग होता है जब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। बट अभी हाल फिलहाल एक बेसिक मीनिंग ये कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सरफेस पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सेंस में, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अभी इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पर प्रेजेंट है, ये अभी भी इस ऑब्जेक्ट से बाउंडेड है, ये इतनी इजीली निकलता नहीं है। इसको निकालना चाहते हो तो इसके लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जो आप इसको एनर्जी दोगे, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, विच इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। मैं अभी बहुत वेग डेफिनेशन बता रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक साइड में बहुत डिटेल में समझते हैं, अभी बस एक बेसिक मीनिंग बता रहा हूँ। अब जिसका वर्क फंक्शन कम होगा
वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये जनरल प्रोसेस होता है। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। चलिए, तो सबसे पहले हमने अभी फोकस करा सिर्फ मेथड नंबर 1 पर, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जरा भी रुकना है, नोट नहीं करना है, पहले पूरा याद करना है। फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम रब करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट, जो इसका बेसिक मीनिंग है, याद हो गया हमें। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। इसके कारण क्या होता है बताओ? एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है while द सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्वायर्स इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। जैसे इसके कुछ क्लासिक एग्जांपल्स भी हैं जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। जब ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे आता है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे आता है नेगेटिव चार्ज। वैसा ही एक केस होता है एबोनाइट रॉड व्हेन इट इज रब्ड विथ वूल। उसका केस एग्जैक्ट अपोजिट होता है। तो उस केस में वूल पे आता है पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट रॉड पे आता है नेगेटिव चार्ज। बट अगेन सिर्फ हमें कोई चिंता नहीं करनी है, हमें ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने हैं। हाँ, इसको नोट करना है, इसको नोट करना स्टार्ट कर दो। अभी वर्क फंक्शन याद नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट्स पता करने हैं। देखो फिजिक्स में आगे आके सब चीजें अपने अपने सीक्वेंस में आती जाएगी। जैसे जब मुझे वर्क फंक्शन डिटेल में बताना होगा मैं बताऊंगा। अभी मैंने क्या करा, सिर्फ नाम दे दिया, सिर्फ इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया। जब मुझे वर्क फंक्शन आगे बताना होगा डिटेल में तब हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। जब मुझे कंडक्टर्स को डिटेल में पढ़ाना होगा अपन डिटेल में सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। अभी जो पॉइंट्स 3 पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल हैं, अभी वो ये 3 पॉइंट्स हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा। और अब सेकंड हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। थोड़ा टेक्निकल है अभी ये, कि इंडक्शन के हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं। इसे हम थोड़ा और डिटेल में पहले समझते हैं, फिर हम इसे आराम से नोट करेंगे। ठीक है, अब जो चार्जिंग का मेथड अभी एट प्रेजेंट स्पॉटलाइट में है, जो हाईलाइट में है, वो कौन सा मेथड है जिसकी हम बात करना चाहते हैं? अब हम बात करना चाहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन।
अभी हम मेथड नंबर 2 पढ़ रहे हैं। देखो इसमें होता क्या है, जैसे सपोज कि हमारे पास यहाँ पर एक मेटेलिक स्फीयर है, ये अनचार्ज है, ये एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है। अभी तक देखते रहना, समझते रहना, स्टेप नंबर 1 बता रहा हूँ। मेटेलिक स्फीयर है, इट इज अनचार्ज। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर प्लेस करते हैं। किस पर प्लेस करेंगे हम इसे प्लेस करेंगे ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड मतलब ग्राउंड से इसका कांटेक्ट ऐसा रखेंगे कि ग्राउंड से डायरेक्टली चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ये है इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर अनचार्ज ऑब्जेक्ट जिसे हमें चार्ज करना है, इट इज प्लेस्ड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। अब चार्ज करना है तो उसके लिए चार्ज ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके प्रॉक्सिमिटी में एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लाएंगे। जैसे सपोज हमारे पास एक दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसके हेल्प से हम इसे चार्ज करेंगे। सपोज एक हमारे पास रॉड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। सपोज रॉड जो है इट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये है चार्ज ऑब्जेक्ट। जिसकी हेल्प लेकर, जिस चार्ज ऑब्जेक्ट की हेल्प लेकर हम इसे चार्ज करने की कोशिश करेंगे। अब बताओ क्या होगा, जैसे ही ये चार्ज ऑब्जेक्ट हम लाएंगे, इस मेटेलिक स्फीयर के पास क्या होगा, इस मेटेलिक स्फीयर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेटेलिक स्फीयर के पास क्या होगा, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेटल के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो देखेंगे कि यहाँ क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज रॉड आई है। तो पॉजिटिव चार्ज रॉड को देखकर क्या होगा, बिल्कुल अट्रैक्टिव फोर्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अब वो मेटल के इस लेफ्ट मोस्ट सरफेस तक आ गए, इस रीजन पर आ गए। और इसके कारण इस मेटल के अंदर चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि देखो ये था तो न्यूट्रल, तो जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस साइड आ जाएगा। अभी देखो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दिया है, और यहाँ पर हमने डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज जिसे हम बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज हमने क्रिएट कर दिया। ये होता है स्टेप नंबर 1। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं, चलो लेट अस कॉल दिस एज स्टेप नंबर 1। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप था जो भी हमने कंप्लीट करा। स्टेप नंबर 1 कि हम लोग क्या करते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ दैट अनचार्ज ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। दिस इज अवर स्टेप नंबर 1। अब बारी है स्टेप नंबर 2 की। अब यहाँ हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। स्टेप नंबर 2 में हम लोग कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं। तो वो ये है कि देखो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया है, ये अभी बाउंडेड है। बाउंडेड होने का मतलब क्या है कि ये एक तरह से इस पॉजिटिव चार्ज की ग्रिप में है। ये अभी क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज के ग्रिप में है। पॉजिटिव चार्ज से अपनी तरफ खींच के रख रहा है। ठीक है, जैसे मान लो वैक्यूम है, तो वैक्यूम के कारण जैसे किसी को खींचते हैं, वैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के यहाँ पे होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, अगर हटा देंगे तो क्या होगा, वापस ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दोनों। यहाँ पर था पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम लोग करते हैं इस साइड की अर्थिंग। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं अर्थिंग। इसको हम बोलते हैं अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। ये इसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन होता है। वैसे हम अर्थिंग डिटेल में देखेंगे भी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में और डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग अगेन यहाँ पर
क्योंकि टर्म आया है तो उसका बेसिक प्रोसेस इंट्रोड्यूस करेंगे। आपको पता है ना अर्थिंग क्या होता है? कभी सुना है आप लोगों ने घर पर अर्थिंग? जैसे घर में बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की अर्थिंग करनी है, तो उसका मतलब क्या होता है? कैसे करते हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की अर्थिंग? जो हैवी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इन सेंस ऑफ पावर कंजम्पशन, तो बेसिकली हम लोग उनकी अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं अर्थिंग? बिल्कुल, चलो पता है सबको, बिल्कुल। जो थर्ड पिन होती है वो इनडायरेक्टली घर की जो वायरिंग होती है वो कनेक्टेड होती है अर्थिंग से, बिल्कुल सही। चलिए, तो जब हम अर्थिंग करते हैं तो क्या होता है कि जो एक्सेस चार्ज होता है वो अर्थ पे ट्रांसफर हो जाता है। जो भी एक्सेस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इस साइड होगा, अर्थ बेसिकली उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब ये जो चार्ज है ये अर्थिंग के कारण क्या हो जाएगा? ये चार्ज हो जाएगा न्यूट्रलाइज। इसका भी प्रोसेस होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी हम सिर्फ टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये चार्ज क्या हो जाएगा ड्यू टू अर्थिंग, ये चार्ज हो जाएगा न्यूट्रलाइज। स्टेप नंबर 2 ये चार्ज हो गया न्यूट्रलाइज। ठीक है, अब ध्यान रहे स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे। स्टेप नंबर 3 में अब सबसे पहले हमें जो स्फीयर है इसमें यहाँ पर दिख रहा है नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इसे एक तरह से बाइंड करके रखा था। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हट गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज हटने के बाद हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले अर्थिंग को हटाएंगे। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले अर्थिंग को हटाएंगे। अब ये मैंने स्टेप नंबर 3 में पहले किसको रिमूव करना है? पहले देखो, इसको रिमूव मत कर देना। अब अगर आप पहले इसको रिमूव करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको रिमूव करते से क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज भी पूरा स्प्रेड होके ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में ध्यान रहे, इन स्टेप नंबर 3 हम क्या करेंगे बताओ? जितना दिख रहा है बस इतना ही देखना है अपने को, आगे कुछ नहीं है। आगे एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, आगे वैक्यूम है, आगे कुछ नहीं है। अपने को यहाँ तक देखना है सिर्फ। यहाँ तक दिख रहा है सबको? ये स्फीयर दिख रहा है ना? बस यही तो ऐसे ही चले अपने लिए। ठीक है, चलो गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ तक दिख रहा है विच मीन्स कि हमारा काम हो जाएगा। अर्थिंग रिमूव कर दिया, ऐसे दिख नहीं रहा है वहां पर हमें। ठीक है, अर्थिंग को हमने रिमूव कर दिया, इसलिए वो दिख नहीं रहा है आपको अब यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोगों ने अर्थिंग को समझ लो रिमूव कर दिया, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्टेप नंबर 3 में वी हैव रिमूव्ड अर्थिंग while we have retained this charged object in proximity of this metallic sphere। मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट को भी हटाना नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले अर्थिंग हटानी है। पहले अर्थिंग करो, और अर्थिंग करने के बाद स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे? अर्थिंग को रिमूव करेंगे। पर चार्ज ऑब्जेक्ट को रिमूव नहीं करा है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर तो है ही। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4 बताओ क्या होगा? फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 होगा कि अब हम क्या करेंगे? जो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ आप ड्रॉ कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, अब हम इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करेंगे। जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगा बताओ क्या होगा? सब लोग बताएंगे। जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगा, इसको मैं रिमूव करूंगा, बताओ क्या होगा? अब जो हम कंडक्टर लाए थे उसको हम रिमूव कर देंगे, बताओ क्या होगा? अब कंडक्टर को रिमूव करने पर ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज इस मेटेलिक स्फीयर के पूरे सरफेस पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। याद है, कंडक्टर में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? सरफेस पर, पूरे सरफेस पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब वो स्प्रेड होंगे। अब वो, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो एक जगह पर रहें। अब वो क्या करेंगे? हर जगह पे स्प्रेड हो जाएंगे। तो अब स्टेप नंबर 4 में आपको डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। स्टेप नंबर 4 मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। फाइनली स्टेप नंबर 4 में अब आपने जब उसको रिमूव कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया, तो आपको इस स्फीयर पर मिलेगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस में एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, और वो पॉइंट ये है कि इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज कैसा आ रहा है? एग्जैक्ट अपोजिट चार्ज आ रहा है। जो हम लोगों ने यूज किया था ऑब्जेक्ट चार्ज करने के लिए, उसके अपोजिट चार्ज आ रहा है। अगर चार्ज ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता, अगर चार्ज ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता तो यहाँ कैसा चार्ज आता? यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज आता। तो इंडक्शन में ध्यान रखना, वेन एवर वी ट्राई टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, ऑलवेज रिमेंबर कि जो इंड्यूस चार्ज आएगा, फाइनली जो इंड्यूस चार्ज
जो ऑब्जेक्ट के सरफेस पर आएगा इट विल बी एग्जैक्टली अपोजिट टू द चार्ज जिसके हेल्प से हमने इस ऑब्जेक्ट पे इंडक्शन प्रोवाइड करा था। ये एग्जैक्ट अपोजिट होगा। प्रोसेस पूरा क्लियर होगा। इंसुलेटिंग स्टैंड का क्या काम है? इंसुलेटिंग स्टैंड का बहुत बड़ा रोल है इस पूरे प्रोसेस में। सबसे बड़ा रोल है इस इंसुलेटिंग स्टैंड का, जो कि इस चार्ज को वापस ग्राउंड से न्यूट्रलाइज होने से रोक रहा है। अगर हम इसको ग्राउंड पे रख देते तो वो वापस न्यूट्रलाइज हो जाता। इंसुलेटिंग स्टैंड के हेल्प से हमने इसे क्या करा है, ग्राउंड के कॉन्टेक्ट से रिमूव करके रखा है। तो ये इसका एसेंशियल रोल होगा। ठीक है। अगर पहले चार्ज ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर देते तो हमने आपको बताया भी था, याद करो। ठीक है, अगर हमने पहले इसको रिमूव कर दिया, जैसे अर्थिंग करी, अब अर्थिंग करने के बाद मैं पहले इसको रिमूव करूंगा तो नेगेटिव चार्ज को भी क्या करेगा, अर्थ अपनी तरफ खींच लेगा। अर्थ क्या करेगा, फिर वो पूरे नेगेटिव चार्ज को भी अपनी तरफ खींच लेगा। क्योंकि अभी तो ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में क्यों नहीं जा पा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज अभी ये बाउंडेड है, खींच के रखा हुआ है हमने, इसलिए अर्थ में नहीं जा पा रहा है। वरना वो नेगेटिव चार्ज भी क्या करेगा, अर्थ में ड्रेन हो जाएगा। अगर हम पहले क्या करते, पहले वो चार्ज रॉड को रिमूव कर देते तो नेगेटिव चार्ज पूरा ड्रेन हो जाता। नोट आपको बोर्ड से करना है। बाय इंडक्शन में स्टेप नंबर 1 ड्रॉ करो, 2 ड्रॉ करो, 3 ड्रॉ करो और 4 ड्रॉ करो। ध्यान रखना 3 में अर्थिंग रिमूव हो चुकी है। डन, गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद सबसे इजी मेथड, ऑब्वियसली चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। तो चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन में क्या होगा, कुछ एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है या क्लियर हो गया? ये डायरेक्टली देख के मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लाओ तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब जो मेथड लाइमलाइट में है वो वाला मेथड कौन सा है, चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। अब हमारा पूरा फोकस इस अप्रोच पर है। वैसे तो सबको क्लियर हो गया, बट कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताता हूँ जिसका हम आगे मैथमेटिकल रीजन भी देखेंगे। सपोज दो पर्सन से
के पास कुछ ऑब्जेक्ट्स थे, ये फर्स्ट पर्सन है, इसके पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस कॉल दिस पर्सन एज पर्सन ए। इसके पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है, ये जो स्फीयर था, स्फीयर का रेडियस है r1। ये मेटेलिक स्फीयर था, इसका रेडियस है r1। और इस स्फीयर के पास था कुछ पॉजिटिव चार्ज, इस स्फीयर के पास था कुछ पॉजिटिव चार्ज, ये अपने साथ पॉजिटिविटी लेकर आया था। ठीक है, इसके साथ में इसका एक फ्रेंड था, इसके पास जो स्फीयर था उस पर कोई चार्ज नहीं था। ये स्फीयर चार्जलेस अभी इनिशियली न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था, इसके पास चार्ज था। अब इसने डिमांड करी कि ये जो स्फीयर है ये अनचार्ज है, इसने डिमांड करी कि स्फीयर पर चार्ज आना चाहिए। तो अब इसके पास एक प्रोबेबल अप्रोच क्या होता है, प्रोबेबल अप्रोच है कि ये इस स्फीयर को इस स्फीयर के कांटेक्ट में लाएगा। अब कांटेक्ट को आप वायर के थ्रू भी ला सकते हो, कांटेक्ट में आप कंडक्टिंग वायर के थ्रू भी ला सकते हो, बट लेट अस अज्यूम फॉर टाइम बीइंग कि ये थोड़ा सा क्लोज आते हैं, और क्लोज आने पर दोनों स्फीयर्स में कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट होने पर जो भी चार्ज वगैरह का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना होगा, ट्रांसफर होना होगा, वो हो जाएगा। और चार्ज का ट्रांसफर होने के बाद मैं काम करता हूँ, इस प्रोसेस को एक वायर से इंडिकेट कर रहा हूँ। ये समझ आता है, ये स्विच है, स्विच का सिंबल पता है ना, कोई सर्किट रिप्रेजेंटेशन, ये सर्किट रिप्रेजेंटेशन स्विच का। तो जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, चार्जेस होंगे रीडिस्ट्रीब्यूट, और रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अब आप स्विच ओपन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट होना था वो हो गए। अब फाइनल प्रोसेस में, फाइनल स्टेप में चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ऑब्वियसली दोनों पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बस पे चार्ज देखो कम हो गया, पहले चार्ज ज़्यादा था, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, और जो ऑब्जेक्ट पहले ओवरऑल न्यूट्रल था उस ऑब्जेक्ट पर आ गया है कुछ चार्ज, इस पर भी कुछ चार्ज डिवाइड हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्निकली जो पॉइंट हमें समझना है वो ये होता है कि चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। सपोज भी आपसे बोलता है ये 10 कूलम है, सपोज हम बोलते हैं 10 कूलम है, तो बताओ इन दोनों पे कितना मिलेगा। हाँ, अगर इक्वल साइज हुए तो दोनों पे 5 कूलम, प्रोवाइडेड इक्वल साइज हुए तो। पर अगर अनइक्वल साइज हुए तो क्या होगा, क्या चार्ज एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड होगा? नहीं, चार्ज उस केस में इट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर एबिलिटीज टू स्टोर चार्ज, एबिलिटीज टू स्टोर चार्ज जो होगा उस रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, तो बेसिकली सपोज यहाँ पर इनिशियली क्यू चार्ज था, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर पहले क्या था, क्यू चार्ज था, कैपिटल क्यू लिख देते हैं, और ये जीरो था, वो कैपिटल क्यू है, ये जीरो है। फाइनली क्या हुआ, Q1 आ गया यहाँ पर, Q2 आ गया यहाँ पर। सबसे पहली इक्वेशन आपको पता है क्या होगी, बताओ? चार्ज कंजर्वेशन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, जितना होगा उतना ही डिवाइड होगा। 10 कूलम है तो 10 कूलम में ही दोनों में डिवाइड होगा, तो Q1 प्लस Q2 तो 10 ही होगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या होगी, दूसरी इक्वेशन होगी कि ये जो फाइनल चार्जेस हैं ये किस रेशियो में डिवाइड हुए हैं, तो ये फाइनल चार्जेस विल बी डिवाइडेड इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ देयर रेडियस। जिसका रेडियस जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, और इसका रीजन भी हम पढ़ेंगे आगे, और आपको समझ में आ गया होगा मैं किस टॉपिक की बात करना चाह रहा हूँ। टॉपिक आपका फिजिक्स का थर्ड टॉपिक होगा कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस, एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स टू स्टोर चार्ज इनसाइड देम। जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एक सॉलिड स्फीयर या स्पेरिकल ऑब्जेक्ट बोल दो इन जनरल, किसी भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी या एबिलिटी होती है, किसी भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब इन शॉर्ट अभी आपको याद रखना है, प्रोपोर्शनल टू आर। 4 पाई एप्सिलॉन क्या है ये आज ही पता चल जाएगा कूलम्स लॉ में, पता है ना वैसे तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9-10 में तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत एप्सिलॉन नॉट।
नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, बता देंगे, कोई बात नहीं, कोई इश्यूज नहीं है। कुछ होते हैं कांस्टेंट, काफी लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो मान के चलो इट इज सम कांस्टेंट, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस याद रखना है, कैपेसिटी ऑफ अ स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कैपेसिटी ऑफ अ स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। क्या याद रखना है, अभी जो पॉइंट हमें इसमें से ग्रेस करना है, जो रेलेवेंट पॉइंट है, कि कैपेसिटी मतलब एबिलिटी ऑफ स्फीयर टू स्टोर चार्ज, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। अभी सिर्फ स्फीयर की बात कर रहे हैं, अभी हमने किसी और ऑब्जेक्ट की बात नहीं करी है, अभी हमने किसी और ऑब्जेक्ट की बात नहीं करी है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट की। चलिए, तो सी इज प्रोपोर्शनल टू आर के अकॉर्डिंग ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना आता है सबको? कर लोगे सॉल्व दो इक्वेशन दो वेरिएबल? बताओ रिजल्ट क्या आएगा? फाइनल चार्ज हो जाएगा R1 अपॉन प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। और Q2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, ये रिजल्ट आएगा। इसको भी एक काम करो, यहाँ से नोट कर लो, इक्वेशन वगैरह सब लिखी हुई है, तो मेरे ख्याल से बोर्ड से नोट करना ज़्यादा बेटर है। नहीं, ये ड्रॉ करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपका अगर डाउट आया है तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ये ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है, ये ड्रॉ करना ज़रूरी है। अब आप ये कैसे ड्रॉ करते हो ये आप लोगों के ऊपर लीव कर रहा हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ, हटाना चाहते हो स्किप कर दो, ठीक है। कुछ चेंजेस करना चाहते हो डायग्राम में कर सकते हो, इसमें चेंज मत करना। बस ये जो रेलेवेंट कंसेप्ट है इसमें चेंज मत करना, ये जरूरी है। मेन फोकस इस पे होना चाहिए, इन दोनों पे फोकस नहीं करना था हमें। हमारा फोकस ये दोनों नहीं थे, हमारा फोकस जो था कंडक्शन में, कंडक्शन इन दोनों का नहीं था, कंडक्शन इन दोनों का था। ये स्फीयर सा कंडक्शन था, उसकी इक्वेशन हमारे रेलेवेंट है, ये दोनों इस स्टोरी में इतना रेलेवेंस नहीं रखते हैं, ठीक है। हो गया आपका डाउट क्लियर? गुड, वेरी गुड। चलिए, अब इसके आगे की स्टोरी, एक पॉइंट में फ्लैश कर रहा हूँ, अच्छे से फोकस कर लो इस पॉइंट पर, ध्यान से पढ़ लो इस पॉइंट को, और ये अलग से लिखना है, मतलब वो हो गया जो होना था अभी। ये तीन मेथड्स जो होने थे वो हो गए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के तीन मेथड्स कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टैंड एलोन पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, और वो पॉइंट क्या है बताओ? अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्योंकि अट्रैक्शन क्या हो सकता है? बिटवीन अ चार्ज्ड एंड एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट भी पॉसिबल है। कुछ बात समझ में आ रही है? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है ये स्टेटमेंट का? कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है? अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ इस स्टेटमेंट को तो क्या फिर भी ये क्लियर हो पा रहा है? गुड, वेरी गुड, बढ़िया। चलो, फिर भी हम एक बार अपने एंड से भी क्लैरिफाई कर देंगे, ऑल्दो सबको क्लियर है। गुड, वेरी गुड। हाँ, देखो, अट्रैक्शन इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का रीजन है, चलो इसी को हटा देते हैं, सिंपल डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
सिंपल डायग्राम ज़्यादा एफिशिएंट होगा समझने के लिए। देखो सपोज एक मेटेलिक स्फीयर है, और ये मेटेलिक स्फीयर है न्यूट्रल, मतलब चार्ज है ही नहीं। और यहाँ पर मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट लाता हूँ जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। अब वैसे तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज के बीच में, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फोर्स होना ही नहीं चाहिए। सिंपल बात है, ये पॉजिटिवली चार्ज है पर ये तो न्यूट्रल है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो कोई फोर्स होना नहीं चाहिए। पर ध्यान से देखो, अगर ये कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट था तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। और उतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जैसे इसको मैं बोल देता हूँ -Q1, या इसको Q1 बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं -Q2। इतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ये स्टोरी क्लियर हो रही है? ये इंडक्शन हुआ, ऑल्दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, पर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर था, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, बट इसके अंदर चार्जेस इंड्यूस हुए। अब चार्जेस इंड्यूस होने से पता है क्या होगा, इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ऑब्वियसली। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, जल्दी बताओ। मैसेज कर सकते हो, मुझे दिख जाते हैं मैसेज। रिपल्शन होगा, बढ़िया। पर मुझे बताओ, क्या अट्रैक्शन रिपल्शन वैल्यू वाइज इक्वल होंगे? क्या कैंसिल कर दूं दोनों को? क्या दोनों वैल्यू वाइज इक्वल होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? चार्जेस तो ठीक है, चलो चार्जेस तो सिमिलर हैं, पर डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है, और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा। पता है ना आपको, फोर्स डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, 1/r²। कूलम्स लॉ वैसे में भी इंट्रोड्यूस करा नहीं है, बट पता होता है सबको। तो इसका मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर ये अट्रैक्शन होगा और यहाँ पर ये रिपल्शन जरूर होगा, बट अट्रैक्टिव फोर्स विल बी ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। तो नेट में क्या होगा, नेट में नेट फोर्स होगा अट्रैक्टिव इन नेचर। इसका मतलब नेट में अगर अट्रैक्टिव फोर्स आता है, इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या है, अट्रैक्शन इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर अट्रैक्ट हुआ ही ऑब्जेक्ट, इसका मतलब इस पे चार्ज प्रेजेंट था, नहीं। इस पे हो सकता है कि ये न्यूट्रल था, बट इंड्यूस चार्जेस के कारण ये अट्रैक्ट कर रहा हो। जैसे एग्जाम्पल, जब आप हेयर को कोम करते हो, जब ड्राई हेयर को कोम करते हो, उसके बाद कोम को पीसेस ऑफ पेपर के पास लाते हो, 9th 10th का सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंट, तो जो पेपर के पीसेस होते हैं वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं। अगेन जो पेपर के पीस होते हैं वो दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस वो कोम से अट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे। तो स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, अट्रैक्शन से हम कभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रू टेस्ट नहीं कर सकते, बट रिपल्शन अगर हो रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, देन इट इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन दैट two objects are actually charged objects. स्टेटमेंट हम इनफैक्ट फ्लैश कर देते हैं, जो आपको नोट करना है, ठीक है, ये नोट करना है। फाइनली अब इसके बाद आपके लिए एक होम असाइनमेंट और है, ठीक है। सुना हुआ है नाम? अच्छा, प्रीवियस स्लाइड नोट नहीं हुई थी?
चलिए, अब आपका आज का एक होम असाइनमेंट है। बीच में एक होम असाइनमेंट आ गया है। और होम असाइनमेंट ये है, वैसे आप घर पे रहते हो कल दिन भर। होम असाइनमेंट ये है कि इलेक्ट्रोस्कोप और उसकी वर्किंग के बारे में आपको पढ़ना है। आपको याद आ रहा होगा 9-10 में भी आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में सुना है। चार्ज के प्रेजेंस को फाइंड करने के, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं उसको फाइंड करने के लिए हम लोग, तो भी वेरी प्रेसाइज का नाम होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। जो एग्जैक्ट नाम होता है वो होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। उसका यूज करते हैं। तो इसको आपको रीड करना है। और सेल्फ असाइनमेंट आपके लिए ये है कि इसको आपको कॉपी में हाफ पेज लीव करना है। और जहां से भी आप रीड करते हो उससे रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, आपको खुद से उसे कॉपी में नोट करना है। ठीक है। हाफ पेज लीव करना है इसके लिए। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रेलेवेंट पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं, खुद से जो पढ़ के समझ में आती है चीजें, उसे नोट करना है। किसी बुक से पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रोस्कोप कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। कुछ चीज़ों पे आप लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कोई चीज़ ऐसी है जो आप खुद से पढ़ सकते हो इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टास्क मैं आपको दिया करूँगा। ठीक है। चलिए, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का टाइम हो चुका है। स्टार्टिंग कुछ वार्म अप क्वेश्चन से करेंगे। उसके बाद कूलम्ब लॉ पढ़ने के बाद क्वेश्चन में वेरिएशन आएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड था, सबका आंसर आना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ऑब्वियसली वो 1 कूलम्ब मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। मान लो n होता है और हर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो n इंटू इक्वल टू क्यू। n फाइंड करना है, e होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। टोटल चार्ज चाहिए हमें 1 कूलम का, तो यहाँ से n आ जाएगा, डिवाइड करना है। ऑब्वियसली कैलकुलेशन पार्ट में नहीं करूँगा, कंसेप्ट बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है, कैलकुलेशन आपको करना है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 6.25 इंटू 10⁻18। आंसर आ रहा है 6.25 इंटू 10⁻18। चलिए, सबसे पहले तो सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि 12th के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन तो सब लोगों ने सही करा है। ठीक है। तो ये, हाँ, ये हमारे 12th का सबसे पहला क्वेश्चन था, हम ऐसा मान सकते हैं। और पहला क्वेश्चन सही करने का एक्साइटमेंट सबको होगा, ऑल दो ईजी क्वेश्चन था, बट अगेन हम लोग को इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम लोगों ने फिर भी पहला क्वेश्चन 12th का सही करा है। तो बिगनिंग तो बिल्कुल सही हुई है, स्टार्टिंग तो बिल्कुल अच्छी हुई है। चलिए, अब ये ट्राई करो।
प्रोसेस आपको पता है क्या करना है। जब आंसर आते जाए मुझे टाइमली मैसेज करते जाना है। प्रोग्रेस मुझे पता चलती रहनी चाहिए, क्या आंसर आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। जैसे जैसे आंसर आता जाए मैसेज ड्रॉप करते जाना है। चलिए इसका आंसर आना चाहिए 10 to the power of 8 divided by 32। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं मेथड क्या यूज करना चाहिए था। क्वेश्चन में गिवन है कि एक अल्फा पार्टिकल की स्ट्रीम है जिसमें 10 to the power of 12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड हम लोग इंसिडेंट करते हैं ऑन अ स्पीयर। स्पीयर कंप्लीटली एब्जॉर्ब करता है इसको, और हमें टाइम फाइंड करना है जिसमें चार्ज होता आता है 1 कूलम। ये स्पीयर हो गया, इनिशियली न्यूट्रल था। ठीक है, स्पीयर इनिशियली न्यूट्रल था। यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, यहाँ से हम लोगों ने इसके ऊपर स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट करना स्टार्ट करा। ठीक है, अब ऐसा मान लो ये बुलेट चल रही है और ये कैप्टन अमेरिका की शील्ड है। वैसे मूवीज वगैरह देखते हो नहीं देखते हो, इंटरेस्ट रहता है नहीं रहता आप लोगों को? जितना इंटरेस्ट फिजिक्स में है क्या उतना ही इंटरेस्ट मूवीज में भी है? या यूँ बोलूँ कि फिजिक्स में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर पूरा पूरा इंटरेस्ट जो है वो मूवीज में ही है। अच्छा, आईआईटी ने सब छुड़वा दिया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा है कि देखो, जब आप अभी वैसे भी कोई मूवीज आ नहीं रही ज़्यादा, तो जब आप 1 ईयर के बाद जब फ्री हो जाओगे तो आपके पास एक अच्छा कलेक्शन होगा, है ना? तब आप अच्छे से उसको बिंज वॉच कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अभी तो आपको फिजिक्स एंजॉय करना है। अच्छा, वैसे फिजिक्स एंजॉय करते हो नहीं करते हो, ये तो मैं पूछने ही भूल गया। मतलब मेरा assumption, बेसिक assumption था कि एंजॉय करते होंगे, बट ये तो मेरा assumption है। अब वो कितना सही है कितना गलत है ये तो आप लोग ही बताओगे। चलिए बढ़िया। ठीक है, अगर फिजिक्स एंजॉय करोगे तो सीधा अगली मूवी जो है वो आईआईटी में जाकर देखोगे। तो अगर एंजॉय करते हो फिजिक्स को एज अ सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग लगता है, तो अगली मूवी आपको देखने मिलेगी आईआईटी के कैंपस में। चलिए अभी हाल फिलहाल क्वेश्चन पर आते हैं। हमें चाहिए 1 कूलम का चार्ज। हम चाहते हैं 1 कूलम का चार्ज, और अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं 10 to the power of 12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड। चलो तो अपन पहले 1 सेकेंड की बात करते हैं। इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा?
चार्ज ऑफ 10⁻12 अल्फा पार्टिकल, 1 सेकेंड में 10⁻12 अल्फा पार्टिकल का चार्ज ट्रांसफर होगा। हर अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है। सबको पता है ना अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, उसका जो न्यूक्लियस होता है उस पर जो चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो इतना चार्ज पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है, इतना चार्ज पर सेकेंड इस कैप्टन अमेरिका को मिल रहा है। ठीक है, अब बताओ इस कैप्टन अमेरिका को टोटल कितना चार्ज चाहिए? इसे टोटल 1 कूलम के चार्ज की रिक्वायरमेंट है। तो बताओ कितना टाइम लगेगा कैप्टन अमेरिका को ये चार्ज एक्वायर करने में? बेसिक मेथड जो आप लोग यूज करते हो, 8, 9, 10 में यूज करते हो, इतना चार्ज 1 सेकेंड में, तो इतने चार्ज के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 1 इक्वल्स टू क्यू इंटू टी। टी आएगा सेकेंड्स में, ऑब्वियसली बात है, आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको पता है आगे क्या करना है। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर देख लेंगे। प्रीवियस स्लाइड ये आंसर आना चाहिए था, आंसर नोट कर लो। कैलकुलेटर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 10⁻8 डिवाइडेड बाय 32। चलिए तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हमें। देखो इतना चार्ज डेवलप हुआ है, अब मुझे बताओ ये चार्ज किसके कारण डेवलप हुआ होगा? ये चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण डेवलप हुआ होगा। हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जो चार्ज ट्रांसफर होता है, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो चार्ज दिया हुआ है ये इलेक्ट्रॉन के कारण ट्रांसफर हुआ है ना? फ्रिक्शन में जो चार्ज ट्रांसफर होता है इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, -2 इंटू 10⁻⁻7। स्टेप नंबर 1, और ऑब्वियसली मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, अब आपके ऊपर कैलकुलेशन पार्ट लीव करूंगा। स्टेप नंबर 1 बताओ क्या करेंगे? Q इक्वल टू एन ई।
यहाँ पे आपको पता है क्यू दिया हुआ है, ई हमें पता होता है 1.6, साइन के साथ लेना हो तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम क्या करेंगे बताओ, ये ई की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये क्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे, क्या मिलेगा बताओ हमें इससे, इससे हमें मिलेगा n। एक बार हमारे पास n आ गया, इसका मतलब n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीक्वेंस समझ में आ रहा है, हमें एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मास कैसे निकालेंगे, मास जो ट्रांसफर हुआ होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जहाँ पे मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन होगा कितना होता है, देखो बताओ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, यही होता है। चलो बढ़िया, गुड। ये n की वैल्यू कहाँ रखेंगे, ये n की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये m की वैल्यू कहाँ रखेंगे, ये m की वैल्यू यहाँ रखेंगे, और इससे हमें क्या मिलेगा, इससे फाइनली हमें वो मिलेगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, वो था हमारा आंसर। ठीक है, इस फ्लो चार्ट में कोई कंफ्यूजन किसी को, फ्लो चार्ट कैसे वर्क करता है सबको पता है, फिफ्थ सिक्स क्लास में सब लोगों ने वो कंप्यूटर साइंस में फ्लो चार्ट पढ़ा है। अगर मैं आगे कभी इस टाइप का फ्लो चार्ट ड्रॉ करता हूँ किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के लिए, बड़े से प्रॉब्लम के लिए पूरे बोर्ड पर, तब तो कोई डाउट नहीं आएगा तब भी किसी को। चलो अभी तो नहीं आ रहा है, तब का तब देखेंगे, है ना। हो सकता है कि फिर वो पूरा बोर्ड पे पूरा एक बड़ा सा फ्लो चार्ट हो, यहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, तो कंप्लीट एक पूरे बोर्ड पर एक इंजीनियरिंग वाला फ्लो चार्ट जो बनता है वो बन सकता है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ तब भी सबको क्लियर होगा। चलिए बढ़िया, ठीक है। तो अब आपको ब्रेक दे रहे हैं, और 9:30 9:31 के आसपास हम रिज्यूम करेंगे, 10-12 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, तो 10-12 मिनट का आराम से ब्रेक लो, माइंड को रेस्ट करो, और उसके बाद हम लोग वापस रिज्यूम करेंगे। मैं मीटिंग एंड नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, मीटिंग एंड नहीं कर रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस कंटिन्यू करेंगे।